द्रोह, देशद्रोह बोले तो राजद्रोह बोला जाए या देशद्रोह बोला जाए, जिसके लिए आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, वही इंडियन पीनल कोड जिसका निर्माण किया था मैकाले ने 1862 में इंडिया को बना करके जिसको दिया था, उसकी एक धारा है जिसका नाम है, जिस धारा का नंबर है 124A, वो इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है। क्यों सुर्खियां बटोर रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। क्या जवाब मांगा है? कि 2 हफ्ते के अंदर आप ये हमें बताएं कि हम आईपीसी की इस धारा को क्यों ना हटाएं, यानी कि राजद्रोह की इस धारा को हम क्यों ना हटाएं। और इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई से सुनवाई करने जा रहा है कि आईपीसी की धारा 124A, जिसे हम राजद्रोह और देशद्रोह के अंदर काउंट करते हैं, उसे क्यों ना रद्द कर दिया जाए। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिए हैं कि जितने भी केसेस दर्ज किए गए उनमें से मतलब फ्रैक्शंस ऑफ परसेंटेज में ही लोग अपने दोष सिद्ध कर पाए हैं, यानी जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो दोषी सिद्ध ही नहीं हो पाए। और ये जो कानून है ये ब्रिटिश काल का कानून है। उन ब्रिटिशर्स ने जिन्होंने इस कानून को बनाया था, यह कानून 1870 में आया था, और 1870 में जब यह कानून आया था तो 1870 के इस कानून को आज की डेट में अगर हम बताएं तो साथियों, जेम्स स्टीफन नामक एक व्यक्ति था जो इस कानून को बनाया था अंग्रेजों के समय पर 1870 में, और भारत के अंदर बढ़ रहे राष्ट्रवाद को दबाने के लिए यह कानून लाया गया था। जिस देश ने बनाया ब्रिटेन, वो देश खुद इसको 2009 में हटा चुका है। तो वो देश जो खुद इसको 2009 में हटा चुका है, अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए, राष्ट्रवादियों को उनकी बात कहने से रोकने के लिए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोली जा रही बातों को रोकने के लिए जिस कानून का निर्माण किया, उस कानून को हम क्यों ना हटा दें। क्या हम आज भी औपनिवेशिक काल में जी रहे हैं? क्या आज भी हम गुलामी के काल में जी रहे हैं? और क्या सरकार की निंदा करना गलत है? क्या मुख्यमंत्री और तो जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नीतियों का विरोध नहीं किया जा सकता? इन तमाम बातों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बहस करने जा रहा है 27 जुलाई से। और साथियों, यह बहुत जबरदस्त बात होने वाली है, क्योंकि 2 पत्रकार हैं जो कि इसी राजद्रोह के कारण गिरफ्तार थे। उन पत्रकारों के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों। एक का नाम है 41 वर्षीय वांग खेमा और 53 वर्षीय है कन्हैया। ये 2 पत्रकार हैं। ये दोनों पत्रकार 124A के तहत राजद्रोह के केस में जेल में रह चुके हैं, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने द्वारा वाद दायर किया और कहा कि सर 124A की वैधानिकता जांची जाए कि क्या वाकई में इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाना सही है। आपको मैं एक बात बता दूं कि रिसेंटली आपको मैंने कुछ दिन पहले ही विनोद दुआ वाला केस भी पढ़ाया था। विनोद दुआ को भी इसी राजद्रोह के चलते गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। यानी राजद्रोह का केस लगाया गया था उनके ऊपर, गिरफ्तारी शायद हुई थी या नहीं हुई थी, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, लेकिन उनके ऊपर केस लगाया गया था और उस केस को बाद में बेबुनियाद पाया गया। तो कहने का अर्थ यह है कि राजद्रोह सही है गलत है, यह सारी तथ्यात्मक जानकारी 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा करने वाली है। इससे पहले केंद्र सरकार से जानकारी मांगी गई है। अब आप भी जानना चाहेंगे आफ्टर ऑल राजद्रोह होता क्या है, क्यों यह सुर्खियों में है, आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और जो भी विद्यार्थी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, वो इसके ऊपर प्लस और माइनस सारी चीजें तैयार कर लें, क्योंकि ये अल्टीमेटली सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में आने वाला है आगे वाले टाइम पे। क्यों आने वाला है, जरा इसकी यात्रा समझिए, फिर आपको बातें समझ में आएंगी। क्योंकि ये फंक्शन ऑफ जुडिशरी से संबंधित एक प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट ने 124A के ऊपर बहस करना शुरू कर दिया है, केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। तो पहले तो हम ये समझते हैं आईपीसी क्या होती है। देखिए, मैं छोटी सी बेसिक बात आपको बताता हूं साथियों। भारत के अंदर 3-4 चीजें मैं आपको बताता हूं, पहले बेसिक रूप से समझिएगा, फिर हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। बेसिक फंडामेंटल समझिए, आईपीसी क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। देखिए क्या है, हमारे देश में ना बहुत सारी बातें संविधान के माध्यम से चलाई जाती हैं। संविधान हमारा क्या है, हम देश के नागरिक हैं, और हमारे नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, देश में रहने की परंपराएं क्या होंगी, देश में किस प्रकार की मतलब व्यवस्था का पालन किया जाएगा, केंद्र क्या होगा, राज्य क्या होगा, पंचायतें क्या होंगी, नगर शासन क्या होगा, ये सारी व्यवस्थाएं संविधान में दी गई है। लेकिन साथियों, कई बार आपने अगर अपराध कर दिए तो अपराध के लिए कहीं कानून भी लिखे होने चाहिए। तो अपराध के लिए जो कानून लिखे गए, ये अंग्रेजों के समय पर 1862 में इंडियन पीनल कोड बाय लॉर्ड मैकाले, वो कानून लिखे गए थे। तो आईपीसी लॉर्ड मैकाले के समय पर लिखी गई एक दंड संहिता थी। इंडियन पीनल कोड मतलब भारतीय दंड संहिता, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने कोई अपराध किया तो उस अपराध के केस में आपको किस आधार पर सजा दी जाए, इसके लिए भारत में आईपीसी का प्रावधान किया गया था। तो पहले तो हमको यह सवाल समझना चाहिए कि आईपीसी आफ्टर ऑल है क्या। तो साथियों, मैंने आपको बताया कि आईपीसी असल में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के अपराधों के लिए कोई ना कोई सजा लिखी हुई है। जैसे मान लीजिए कि आपने चोरी की तो उसके ऊपर इतनी कार्रवाई की जा सकती है, सारी बातें उसमें लिखी गई हैं। अच्छा, फिर आप पूछेंगे सर फिर ये सीआरपीसी क्या होता है। तो साथियों, ये है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब इसका मतलब क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति को सजा दी जानी है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन सजा से पहले उसकी कौन सी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी कि मजिस्ट्रेट तक उसको ले जाना है तो कितने पुलिस के अधिकार्मचारी जाएंगे उसको ले जाने के लिए, मजिस्ट्रेट तक पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, महिला की गिरफ्तारी में एक महिला कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज सीआरपीसी। तो सीआरपीसी तो क्या है, जिसमें प्रोसीजर लिखे हुए हैं कि किस प्रकार से किसी अपराधी को गिरफ्तार करके पहुंचाया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने या सजा दिलवाने की कार्रवाई की जाएगी। आईपीसी में सजा लिखी हुई है। ये 2 बातें समझ में आ गई। अच्छा, इसी आईपीसी में एक धारा है जिसका नाम है 124A। उस 124A में लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है,
तो ऐसी, अब देखिए मैं इस शब्द को भी बहुत सही से बोलना चाहूंगा क्योंकि अल्टीमेटली यहां शब्दों की ही लड़ाई है, तो जरा इसको समझे पहले आप। इसमें 4 बातें लिखी हुई है, जरा आप पढ़ें। किसी व्यक्ति के ऊपर राजद्रोह कब लगेगा, तो इसके बारे में 4 तरीके बताए गए हैं। नंबर 1 क्या बताया गया है, आपके द्वारा बोले गए शब्द, लिखे गए शब्द, संकेत, कार्टून, पोस्टर या किसी तरह की प्रस्तुति, ऐसे सभी चीजें जो देश में अशांति पैदा कर सकती हूं, देश में असंतोष पैदा कर सकती हूं, देश में दंगे भड़का सकती हूं, ऐसी चीजों को किसमें रखा जाता है, ऐसी चीजों के आधार पर जो सजा दी जाती है वो आईपीसी की धारा 124A के तहत दी जाती है। 4 स्रोत हैं, जरा सुन लीजिएगा कौन कौन से हैं। आपने कुछ ऐसा बोला जिससे देश में अशांति फैल जाए, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा बहुत सारे राजनेता होते हैं जो सांप्रदायिक बयान दे देते हैं, तो उनके ऊपर यह धारा लगाई जा सकती है जिनकी वजह से अशांति फैल सके, नंबर 1। दूसरा, लिखे गए शब्द, आपने कोई ऐसा आर्टिकल लिख दिया जो कि विवादित है, आपकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि देश में आपकी वजह से असंतोष पैदा हो सकता है। तीसरा, आपने कोई कार्टून बना दिया ऐसा, आपने बहुत बार देखा होगा कि कार्टूनिस्ट जो होते हैं वो सरकाजम करते हैं, सरकाजम का मतलब होता है व्यंग करते हैं। व्यंग कभी भी अच्छे नहीं होते, सकारात्मक नहीं होते, है ना, मतलब होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन सामान्यतया सरकार की नीतियों की, सरकार की कमियों को उजागर करने के लिए बनाया जाता है। जैसे आपको याद होगा चाइना ने G7 और इंडिया का एक कार्टून बनाया था, आपको याद हो तो वो बहुत ज्यादा, मैंने उसके ऊपर एक न्यूज भी कवर की हुई है, बहुत ही विवादित कार्टून बनाया था, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, कोई पोस्टर आपने ऐसा बना दिया, जैसे आप बहुत बार देखते हैं किसी का कोई पोस्टर बना दिया, उसमें किसी के मतलब पुरुष है तो उसको महिला के परिधान पहना दिए, महिला है तो उसको पुरुष के परिधान पहना दिए, इस टाइप से। और किसी तरह से प्रस्तुति, प्रस्तुति का मतलब क्या हुआ, आप इस प्रकार का कोई एक्टिव मतलब इस प्रकार का कोई काम कर रहे हैं जिससे भावनाएं आहत हो सकती हैं आपके कारण से, कोई मूवी आपने ऐसी बना दी या फिर कोई आपने कैरेक्टर ऐसा प्ले कर दिया जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, तो उनको इन चीजों में रखा जाता है। ये अंग्रेजों के समय की बात है। अंग्रेजों ने ये सब बातें इसलिए लिखी थी क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद देश में एक राष्ट्रभाव पैदा हो चुका था, और उस स्थिति में 1870 में अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि यदि इन्हें नहीं रोका गया, भारत के अंदर लोगों को नहीं रोका गया, तो जरूर यह संभव है कि ये हमारे खिलाफ इस प्रकार की गतिविधियां चला देंगे कि हमें देश छोड़ के जाना पड़ेगा। इसको ध्यान में रखते हुए साथियों, अंग्रेजों ने आईपीसी के अंदर धारा 124A, स्टीफन क्या नाम है यार इनका नाम है जेम्स स्टीफन के कहने पर इन्होंने अपने द्वारा आईपीसी की धारा इंसर्ट करी। यहां तक की बात समझ में आ जानी चाहिए। अब इसके अंदर एक चीज और समझिएगा, कितनी सजा का प्रावधान है साथियों। इसमें सजा दी जा सकती है 3 साल या अधिकतम उम्र कैद तक की इसमें सजा दी जा सकती है, नंबर 1। अच्छा, इसमें 3 जगह स्पष्टीकरण भी दिया गया है, और वो ये है कि असंतोष में देशद्रोही और दुश्मनी की सभी भावनाएं शामिल हैं। तीसरा स्पष्टीकरण कहता है कि कोई भी व्यक्ति सरकार के फैसलों या उपायों पर टिप्पणी कर सकता है, पर उसमें उसका अपमान या नफरत नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बताना चाहूंगा, और यह बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, इसे समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए कि आपने कहा कि सरकार तो अच्छी है पर वैक्सीन पॉलिसी खराब है। दोबारा सुनिएगा और इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, भारत में अभी देशद्रोह कैसे चल रहा है, इसे समझिएगा। आपने क्या कहा, सरकार तो अच्छी है लेकिन वैक्सीन पॉलिसी खराब है, पॉइंट नंबर 1। तो यह राजद्रोह नहीं कहलाएगा। सरकार अच्छी है, वैक्सीन पॉलिसी खराब है, तो यह राजद्रोह नहीं है। लेकिन अगर आपने सिर्फ इतना लिखा या कहा कि सरकार की वैक्सीन पॉलिसी खराब है, तो यह राजद्रोह बन सकता है। ये हालिया उदाहरण तो इसी प्रकार से निकाले जा रहे हैं। मतलब समझिए, आपने अपने द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जिससे धार्मिक भावना नहीं, जनमानस का भाव प्रभावित हो गया। अगर मान लीजिए कि कोई भी क्रिटिसिज्म हो, उसमें सकारात्मकता का अभाव हो, तो भारत में वो राजद्रोह में कंसीडर किया जा रहा है। तो अब आपसे एक सिंपल सा सवाल, क्योंकि अल्टीमेटली यहीं से सारा बवाल खड़ा हुआ है, भाई मैं सरकार की तारीफ करूं, यह कंपलसरी क्यों है? भाई एक बात बताइए, अगर मैंने यह कहा कि वैक्सीन पॉलिसी खराब है और मैं यह कहना भूल गया कि सरकार अच्छी है, तो इसका मतलब राजद्रोह के भागीदार हो गए आप। तो सरकार ने इस आधार पर बहुत से लोगों को उठा करके जेल में डाल दिया, पुलिस ने जेल में डाल दिया, बहुत सारे शिक्षाविद। आप आंकड़े देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आइए मैं थोड़ा आपको आंकड़े दिखाता हूं, उससे आपको अंदाजा लगेगा साथियों। कुछ आंकड़े हैं, इन पर आप नजर डालिए साथियों। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी 2010 से 14 के बीच में, 5 साल के दौरान इन्होंने लगभग 4000 लोगों को जेल में डाला राजद्रोह के केस में। वहीं मोदी गवर्नमेंट ने अपने 6 साल के कार्यकाल में 7136 लोगों को जेल में डाला। मतलब इनकी औसत और इनकी औसत में अंतर देखिए। यह हर साल औसत 62 लोगों को जेल में डाल रहे हैं, यह हर साल औसत 80 लोगों को जेल में डाल रहे हैं राजद्रोह के केस में। क्यों? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन्हें जेल में डाल रहे हैं या तो वो शिक्षाविद हैं, जैसे शिक्षक हुए, या फिर वो लोग बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, या फिर कोई पत्रकार हुए या छात्र हुए। इस प्रकार के लोग जो कि सरकार की नीतियों को समझते हैं और जानते हैं, सामान्यतया उन्हें जेल में डाला जा रहा है। यह दोनों ही सरकारों में हुआ है, कहीं कम और कहीं ज्यादा हुआ है। आप इन तथ्यों को देखें, ये तथ्य
सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में टेबल पर रखे हुए हैं। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप देखें तो जान के आपको आश्चर्य होगा, और वो आश्चर्य इस बात का होगा कि 2019 में 53 केस जो दर्ज किए गए थे, जिसमें 96 लोगों की गिरफ्तारी हुई, चार्जशीट 76 लोगों की दाखिल हुई और दोषी केवल 2 साबित हुए। आप इससे अंदाजा लगाइए साथियों कि जहां पर 569 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनमें से केवल पुलिस 10 लोगों के खिलाफ, यार ये तो परसेंटेज भी नहीं बैठ रहा, पॉइंट्स में जा रहा है भाई। मतलब आप इस चीज से अंदाजा लगाइए 0.5% भी नहीं बैठ रहा। इससे अंदाजा लगाइए कि इतने कम लोगों के खिलाफ दोष सिद्ध हो पाया, तो भाई जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया उनका क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इसी बात की बहस शुरू होने जा रही है 27 जुलाई से। अब आप पूछेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट इतने दिनों बाद जागी है क्या कि इसके ऊपर मतलब अब जाकर के बहस करने का समय आया है? जी नहीं साथियों, सुप्रीम कोर्ट पहले भी जाग चुकी थी। और वो कब जागी थी? वर्ष 1962 में केदारनाथ वर्सेस बिहार गवर्नमेंट के केस में। ये मैंने एक बार पहले भी आपको पढ़ाया था जब विनोद दुआ का केस पढ़ाया था साथियों। उस समय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने यह साफ कहा था कि कुछ भी ऐसा बोलना जिससे देश में अशांति पनप जाती हो तो उसे राजद्रोह में शामिल किया जाएगा। आगे बात समझ में, ये 5 जजेस की बेंच ने कहा था। लेकिन इस बात का इंटरप्रिटेशन कौन करेगा कि इससे दंगे भड़क सकते हैं? आपने बहुत से लोगों को ऐसा देखा होगा, आज उन्होंने क्या कहा यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कल को वो व्यक्ति कोई बहुत अच्छे पद पर चला गया तो आज की ये जो जानकारी जो उसने आज कही थी, इसका समय काल परिस्थिति उसके आधार पर उपयोग करके उस समय इस मसले को एकदम हॉट टॉपिक बना दिया जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, आप लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा, जब भी कोई व्यक्ति किसी बड़े पद पर पहुंचता है तो उसका पुराना कोई ना कोई खंगाल करके मामला निकाल लिया जाता है। जैसे रिसेंटली मनसुख मांडविया जी के साथ हुआ। मनसुख मांडविया जी हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। उर्वरक और रसायन मंत्री ऑलरेडी थे। जब स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए तो उनके कोई बहुत पुराने एक ट्वीट को निकाला गया जिसमें उन्होंने इंग्लिश में कुछ गलती की हुई थी। उस इंग्लिश की गलती को निकाल करके उसे ट्रेंड करा दिया गया कि बताइए ऐसे लोग हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे। मतलब लोग जो हैं वो कमियों का भी पिटारा बना के रखते हैं, उपयोग तब करते हैं जब सही समय आएगा। ये तो बिल्कुल वैसे हो गया जैसे गृहिणियों में, मतलब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई जब चल रही होती है तो वाइफ सारे गुस्से का उपयोग सेम डे नहीं करती है, बचा के रखती है कि बेटा एक दिन आएगा तब हम इस पर्टिकुलर बाण का उपयोग करेंगे तुम्हें चुप कराने में। तो ये जो चीजें चल रही हैं ये राजद्रोह में किस प्रकार से उपयोग में आएंगी, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बहस करने जा रहा है। तो हमने क्या मुद्दा समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से, तो ये आईपीसी की धारा 124। इसमें मजेदार बात एक और सोचिए, जिस देश ने हम पर शासन किया उस देश ने खुद 2009 में इस कानून को अपने यहां से हटा दिया। अपने आप में ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात, भारत के कौन से कानून हटा दिए जाने चाहिए या कौन से नए कानून बनाने चाहिए, इसके लिए समय समय पर लॉ कमीशन काम करता है। साथियों खुद लॉ कमीशन ने 2018 के अंदर यह रिकमेंडेशन दी कि जनाब इस राजद्रोह वाले पर्टिकुलर इसको धारा को हटाइए क्योंकि इसका यूज कम और मिसयूज ज्यादा हो रहा है। ऐसा खुद लॉ कमीशन अपनी सिफारिशों में कह चुका है। तो कहने का अर्थ यह हुआ साथियों कि ये जो ब्रिटेन है ये हटा चुका, लॉ कमीशन कह चुका, तो सुप्रीम कोर्ट खुद अब बैठ करके इस पर विचार कर रहा है। उम्मीद है आप लोगों को इस बात की गहराई समझ में आ गई होगी, आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह कितना महत्वपूर्ण है। साथियों अब एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, भारत में कानूनों की कितनी कम परख और नॉलेज है इसका अंदाजा ऐसे लगाइए। हमारा जो आईटी एक्ट है उसकी एक धारा है 66A, जिसमें यह कहा गया था वंस अपॉन ए टाइम कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा कोई ऐसा मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी को, मतलब ऐसे समझिए कि उसने कोई ट्वीट कर दिया, कोई मेल कर दिया या किसी भी प्रकार से किसी को स्टॉक कर दिया, तो उसकी वजह से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन इसके अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन नहीं खींच पाई सुप्रीम कोर्ट कि भाई किस प्रकार से 66A का उपयोग किया जाए। ऐसी स्थिति में यह जो अस्पष्ट स्थिति थी इसे ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में 66A को रिपील कर दिया। रिपील कर दिया मतलब हटा दिया कि भाई ये 66A काम की नहीं है, इसे हटाइए क्योंकि इसका उपयोग कम, मिसयूज ज्यादा हो रहा है। बहुत सारी जगह पर पुलिस वाले जो हैं वो लोगों को इन्हीं धाराओं से डरा डरा करके गिरफ्तार कर लेते हैं। जान करके आपको आश्चर्य होगा कि 2015 में जिस कानून को रद्द कर दिया गया, आज भी उस कानून के चलते भारत में बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं। जो कानून है ही नहीं उसको भी, उसके वजह से भी, और ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में केस गया था और मैंने शायद आपको 10 दिन पहले भी आपको ये बात पढ़ाई है। तो भारत में अल्टीमेटली अभिव्यक्ति की आजादी वर्सेस राजद्रोह, इसका बहस छिड़ चुका है कि अगर मैं चुनी हुई सरकार, जिसको मैंने इसलिए चुना क्योंकि उसका काम मेरे लिए काम करना है, और मैं चूंकि लोकतंत्र में जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो पहली लाइन पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम ही लोग हैं जिन्होंने अपने लिए संविधान बनाया। अंतिम लाइन में हम ये चीज लिखते हैं कि सोलमली रिजॉल्व दैट, यानी कि हम पूरी तरह से अपने आप को ये समर्पित करते हैं कि ये संविधान हमारा है और हमारे लिए है। तो ऐसी स्थिति में जिस सरकार को हमने बनाया जो जनता की सेवक होने का काम करती है, उस सरकार से हम सवाल क्यों नहीं कर सकते? यदि उसकी कोई नीति खराब है तो उसका विरोध क्यों नहीं कर सकते? और अगर सवाल करना और विरोध करना राजद्रोह है तो फिर लोकतंत्र का क्या अर्थ है? क्योंकि लोकतंत्र
में अभिव्यक्ति की आजादी और सरकार से सवाल पूछना, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। यदि हम चुनी हुई सरकार से यह ना पूछ सके कि आपने यह निर्णय क्यों लिया, और यदि सरकार जो हमने चुन करके हमारे ऊपर बिठाई है वो हमें ही बने हुए कानून से डरा रही है, तो फिर यह कैसा राजतंत्र है, यह कैसा लोकतंत्र है। इस बात को लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में एक जबरदस्त बहस चल रही है, और इसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट फिर से इसके ऊपर एक बड़ी बेंच बिठा रही है, और 27 तारीख जुलाई से इसके ऊपर बहस शुरू होगी। उम्मीद करिए कि अगर इस प्रकार का माहौल बनता रहा, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, हम जैसे शिक्षाविद और शिक्षक लोग मिलकर के इस चीज को जनता में जागृति के लिए फैलाते रहे, तो निश्चित ही इसके अंदर कुछ ना कुछ समाधान जरूर आएगा। यदि आपको यह विषय समझ में आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने सभी साथियों को इसे लाइक करने के लिए भी कहें। आगे बढ़ते हैं साथियों, यह बहुत बड़ी बात मैंने आपको बताई है, उम्मीद है कि आप इस बात को प्रॉपर तरीके से समझ रहे होंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए।